नमस्कार दोस्तों। तो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक और बड़ा इवेंट हुआ है। खालिदा ज़िया जो कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स की एक सबसे इम्पोर्टेंट चेहरा मानी जाती थी, उनकी डेथ हो गई है फाइनली। 80 साल की उम्र थी उनकी जब उनकी डेथ हो गई। ऑल्दो काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रही थी, काफ़ी दिनों से वो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक्टिव भी नहीं थी। लेकिन अभी के टाइम पर जब शेख हसीना की सरकार ख़त्म हुई थी 2024 में बांग्लादेश के अंदर, तो माना जा रहा था कि खालिदा ज़िया इज़ द नेक्स्ट फेस ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि ये दो विमेंस ही बांग्लादेश को बहुत सालों से चलाते आई हैं, डिकेट्स से चलाते आई हैं। कभी खालिदा ज़िया पीएम रहा करती थी, लगातार पीएम थी 3 बार। उसके बाद जब ये हटी तो शेख हसीना लगातार पीएम बनी। तो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में इन दोनों फीमेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उस रोल को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको एक शॉक्ड होगा कि आज की डेट में हम देखते थे कि खालिदा ज़िया की एक बीएनपी पार्टी एक तरफ और शेख हसीना की अवामी लीग एक तरफ, और दोनों के क्लैशेस, दोनों में वायलेंस, दोनों पार्टीज़ में मतलब रैलीज़ में मारपीट, बहुत कुछ होता था बांग्लादेश के अंदर। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब खालिदा ज़िया और शेख हसीना बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और दोनों ने मिल करके बांग्लादेश में एक्चुअली में डेमोक्रेटिक रूल लाया था पहली बार। डेमोक्रेसी को स्थापित करने में बहुत बड़ा रोल इन दोनों लोग का रहा था। उसको भी आज देखेंगे। थोड़ा सा बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे और समझेंगे खालिदा ज़िया इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा क्यों थी। बट बिकॉज खालिदा ज़िया इज़ नॉट देयर इन द पॉलिटिक्स एनीमोर अब, लेकिन द ब्लैक प्रिंस इज़ बैक, यानी कि तारिक रहमान इज़ ब्लैक, और उनसे काफ़ी उम्मीदें बीएनपी को लगाई जा रही हैं। डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर आपके लिए सीधा सीधा 55% का ऑफ कर दिया अपनी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में। प्लस इसमें आपको डबल वैलिडिटी भी मिलती है। अगर आप 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए कोर्सेज को सब्सक्राइब करते हैं तो सीएससी अश्योर प्रोग्राम भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर इस बैचेस में आपको पढ़ा रहे होंगे। डिटेल में लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो बांग्लादेश में खालिदा ज़िया की एक बहुत बड़ी लेगेसी जो वो अपने पीछे छोड़ करके गई हैं, वो अब तारिक रहमान फाइनली संभालेंगे। देखिए क्या हुआ 2024 में जब शेख हसीना की सरकार, क्योंकि हमेशा से बांग्लादेश के इलेक्शन बाइपोलर इलेक्शंस थे, कोई इसमें डाउट ही नहीं था, क्योंकि कोई तीसरी बड़ी पार्टी बनी नहीं पाई बांग्लादेश में कभी। अब ये लड़कों की जो ये नेशनल सिटीजन्स पार्टी ये सब थी नहीं 2024 में, तो 2024 में 5 अगस्त को जब फाइनली शेख हसीना ने बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को छोड़ी, अवामी लीग ख़त्म हुआ वहाँ पर एक तरीके से। मतलब है तो थोड़ा बहुत छुट मुट कुछ कुछ एरियाज़ में है, अवामी लीग ज़रूर है, उसके कुछ बड़े नेता अभी भी बांग्लादेश में हैं ज़रूर, लेकिन अब उनका कोई उतना प्रभुत्व नहीं है। तो माना गया 2024 के बाद कि अगर बांग्लादेश का कोई नेक्स्ट फेस होगा, जो नेक्स्ट पीएम होगा, वो खालिदा ज़िया ही नेक्स्ट पीएम बनेंगी और वही अपनी कंट्री को चलाएंगी। लेकिन खालिदा ज़िया फिर बीमार काफ़ी रहने लगी, और ऐसा नहीं कि वो अचानक से बीमार हो गई, वो लंबे समय से उनको कई सारी प्रॉब्लम्स थी, तो वो लगातार बीमार थी, और इसलिए उनको दूसरे दूसरे हॉस्पिटल में, यूके में भी इलाज चला उनका, यूएस में भी इलाज चला, और बांग्लादेश में और एवर केयर हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। जब आज सुबह 6 बजे के दौरान लास्ट सांसें उन्होंने ली, और फाइनली 80 साल की उम्र थी खालिदा ज़िया जी की, उनकी डेथ उसमें हो जाती है। कहा जाता है कि बीएनपी के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। लेकिन क्योंकि खालिदा ज़िया जी को ये पहले से ही पता था, वो काफ़ी बीमार थी, कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम थी, व्हीलचेयर पे रहती थी, पूरा उतना एक्टिव भी नहीं रह पा रही थी पॉलिटिक्स में, उन्होंने पहले ही अपना एक सब्स्टिट्यूट क्रिएट कर दिया था बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में। तो मतलब ये 36 दिन से वो लगातार हॉस्पिटल में थी, और कहा जाता है कि उनको हार्ट और लंग्स इन्फेक्शन था, सीरियस हार्ट और लंग इन्फेक्शन था। तो अभी फ़िलहाल वो बीएनपी की चेयरपर्सन थी, और उन्होंने अपने जाने से पहले उन्होंने यहाँ पर अपने बेटे यानी कि तारिक रहमान, जो कि उनके सबसे बड़े बेटे हैं, उनको बुला लिया था। अगर आप खालिदा ज़िया को देखो तो उनको वो व्हीलचेयर पे थी, अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम थी, डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम थी, उनको लिवर सिरोसिस भी था, तमाम प्रॉब्लम्स जो है वो उनको लंबे समय से रह रही थी, उनका कई बार इलाज हुआ, लेकिन फाइनली वो 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। जाते जाते उन्होंने अपने बड़े बेटे यानी कि तारिक रहमान को वापस पॉलिटिक्स में बुलाया। तारिक रहमान इज़ नोन एज द ब्लैक प्रिंस ऑफ, उनको ब्लैक प्रिंस ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं। तारिक रहमान की अपने आप में बहुत बड़ा नाम है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में। 17 साल एग्जाइल में रहने के बाद तारिक रहमान इज़ बैक इनटू द बांग्लादेश पॉलिटिक्स। अब अगर हम बात करें कि क्या तारिक रहमान की पॉपुलैरिटी खालिदा ज़िया के लेवल की है, क्या खालिदा ज़िया जो कि 3 बार की प्राइम मिनिस्टर थी, तारिक रहमान उस लेगेसी को संभाल पाएंगे, अपने फादर की ज़ियाउर रहमान की लेगेसी को संभाल पाएंगे? 100% संभाल पाएंगे, क्योंकि जब तक तारिक रहमान बांग्लादेश में रहे थे उन्होंने एक अच्छा खासा अपनी पॉपुलैरिटी बनाई थी। और अभी जब वो वापस आए हैं, और बीएनपी का काडर क्योंकि इतना स्ट्रांग है, तारिक रहमान को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ वो बीएनपी में वो मोटिवेशन, वो जोश दोबारा से भर देना है जो उनके फादर भरा करते थे। क्योंकि जिस तरीके से इनका स्वागत बांग्लादेश में हुआ, एक बहुत ही सिंबॉलिक मैसेजिंग थी
उन सारी नई बनी हुई पार्टीज़ को कि आई एम बैक एंड नाउ बीएनपी विल अगेन रूल बांग्लादेश। इसमें किसी का हाथ नहीं होगा। लेकिन देखिए, बीएनपी पार्टी की जो पॉलिटिक्स रही है उसको पीछे से कुछ लोग हमेशा सपोर्ट करते रहे, जो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कौन लोग वो सपोर्ट करते रहे हैं। वो सपोर्ट आज भी बीएनपी को रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि उनके बिना बीएनपी का काडर बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल वीक सा हो जाता है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कॉन्डोलेंसेस दिए हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी सामने आई थी जब वो बीएनपी की जो चीफ हैं खालिदा जिया, उनसे मुलाकात भी करी थी। और बांग्लादेश में एक बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशनशिप को स्थापित करने के लिए भी ये मुलाकात बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ज़्यादातर यही रहा है कि या तो अवामी लीग से शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनेंगी या तो बीएनपी से खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि हमारा कोई पर्सनल कुछ ग्रजेस किसी से कुछ नहीं है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, भारत के साथ उसके अच्छे रिलेशन जो हैं वो स्थापित हों, तो भारत उसके साथ अच्छे रिलेशंस बनाएगा। बीएनपी से भी अगर हमारे अच्छे रिलेशंस होते तो 100% भारत को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बीएनपी की अगर आप पॉलिटिक्स देखोगे, वो थोड़ा सा एंटी इंडिया रही है, मतलब बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा ही एंटी इंडिया रही है। अब हम थोड़ा सा बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाते हैं और समझते हैं खालिदा जिया का रोल उसमें क्या था। देखिए, खालिदा जिया 1991 का पहला जनरल इलेक्शन वो कंटेस्ट करती हैं और इसमें स्वीपिंग मेजॉरिटी से वो जीतती हैं। एक तो बहुत ज़्यादा लहर भी इनके साथ थी, इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी। हस्बैंड की डेथ के बाद इन्होंने पूरा बीएनपी पार्टी को संभाला था और फिर उसकी पॉलिटिक्स में एंटर की थी। तो 1991 में स्वीपिंग मेजॉरिटी से ये जीतती हैं, इनकी पार्टी जीतती है बीएनपी, और ये प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये ख़त्म करती है। उनको कहते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म करने का सबसे बड़ा रीज़न इन्होंने खालिदा जिया ने दिया था कि ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाती है, डेमोक्रेसी ज़्यादा कुछ बचती नहीं। तो इन्होंने वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म करके एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया था, और ये एक बहुत बड़ा चेंज था बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में। दूसरी चीज़ इन्होंने बड़ी चीज़ की थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस इन्होंने हटा दिए थे। शी वॉज द वन who for the first time in Bangladesh brought the foreign investment। इन्होंने खूब सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया, और इसीलिए आज जो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख रहे हो, मैं इसमें सिर्फ खालिदा जिया का रोल नहीं बोलूँगा, इसमें एक बहुत बड़ा रोल शेख हसीना का रहा। 2009 के बाद से बहुत बड़ा रोल शेख हसीना जी का रहा। लेकिन खालिदा जिया वॉज दी वन जिन्होंने पहला स्टेप लिया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तरफ। मतलब आप देखिए, ये समय 1991 का वो समय है जब भारत भी इंपॉर्टेंट एलपीजी चेंजेस कर रहा है अपनी इकॉनमी में। एकदम भारत को देखते हुए खालिदा जिया वॉज वेरी स्मार्ट, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई वढ़ाई सब भारत में ही करी थी। शी वॉज वेरी वेरी स्मार्ट एज अ लीडर, और उन्होंने फाइनली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बांग्लादेश में लाने का बहुत बड़ा काम किया था। प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया था। तो शी वॉज बॉर्न इन जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद फिर ये मूव हो जाती हैं ईस्ट बंगाल में। पार्टीशन के बाद 1947 में इनके फादर बिजनेसमैन थे, और उसके बाद ये अपनी पढ़ाई वढ़ाई जो है हालांकि भारत से ही करती हैं, दिनाजपुर से ये अपनी सारी पढ़ाई वढ़ाई करती हैं। और फाइनली शी गॉट मैरिड, जब ये ग्रेजुएशन में ही थी, शी गॉट मैरिड टू जियाउर रहमान। अब जियाउर रहमान जो थे वो, अब ये दौर है 1960 का। 1960 में बांग्लादेश में ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी, मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान है उसकी प्रॉब्लम्स वेस्ट पाकिस्तान से स्टार्ट हो चुकी थी। लैंग्वेज को लेकर के एक झगड़ा था। पाकिस्तान जो है उर्दू फोर्स करता था, यहाँ पर बंगाली बोली जाती थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। ईस्ट पाकिस्तानीज को सेकंड क्लास मुस्लिम्स का दर्जा जो है वो वेस्ट पाकिस्तान के लोग देते थे, वेस्ट पाकिस्तान की सरकार देती थी। तो ये एक प्रॉब्लम्स जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, कई सारे लीडर्स बन चुके थे। जियाउर रहमान उस समय पर पाकिस्तान की आर्मी में सर्व कर रहे थे। तो उस समय पर खालिदा जिया ने अपनी पढ़ाई वढ़ाई भारत से करी, और उसके बाद ये अपने हस्बैंड के साथ मूव कर जाती हैं वेस्ट पाकिस्तान में, जो कि आज का पाकिस्तान है, वहाँ पर ये मूव कर जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन इसी दौर में कुछ 8-10 साल बाद बांग्लादेश लिबरेशन वॉर स्टार्ट हो जाता है, या उसकी पहली जो स्टेप था वो लिया जा चुका रहता है। तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर स्टार्ट हो जाता है, उसका पूरा प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाता है। उस बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इनके जो हस्बैंड थे खालिदा जिया के, जियाउर रहमान, जिनकी अपने आप में बहुत बड़ा नाम जियाउर रहमान बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में थे, वो जियाउर रहमान पाकिस्तान की आर्मी से बगावत कर देते हैं और बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान के पूरे मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। एंड ही वॉज वन ऑफ द पोस्टर बॉयज ऑफ दैट रिवॉल्यूशन। अब उसमें क्या होता है, फाइनली बांग्लादेश बनता है भारत की मदद से। बांग्लादेश बनने के बाद थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं शेख मुजीबुर रहमान और जियाउर रहमान के बीच में। डिफरेंसेस ये होते हैं कि जियाउर रहमान एक इस्लामिस्ट बांग्लादेश बनाने चाहते थे,
शेख मुजीबुर रहमान एक सेकुलर बांग्लादेश बनाना चाहते थे। दोनों की में डिफरेंसेस आते हैं, दोनों अपनी अपनी पार्टीज़ बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन होता है। ज़ियाउर रहमान अपनी पार्टी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी बनाते हैं, और फाइनली 1981 में ज़ियाउर रहमान का भी असैसिनेशन हो जाता है। एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन होता है, उनकी बेटी शेख हसीना वो किसी तरीके से जान बचा करके भारत भागती हैं, लेकिन वो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में रेलेवेंट बनी रहती हैं, इंपॉर्टेंट चेहरा बनती हैं क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी होती हैं। दूसरी तरफ ज़ियाउर रहमान का असैसिनेशन 1981 में होता है, और उसके बाद खालिदा ज़िया बीएनपी की मतलब वाइस प्रेसिडेंट पहले बनती हैं, और उसके बाद फाइनली वो चेयरपर्सन बनती हैं 1984 में। तो बड़ा मुश्किल से इन्होंने अपनी पार्टी को होल्ड करके अपने साथ रखा, लेकिन बीएनपी को पीछे से हमेशा से सपोर्ट कुछ इस्लामिक एलाइज का मिलता रहा। ऐसे जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो बीएनपी के साथ शुरू से रहा था। जमात इस्लामी का कहते हैं कैडर बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग कैडर है जमात का, और वो पीछे से हमेशा बीएनपी को सपोर्ट करता रहा क्योंकि उसके पास ऑप्शन था दो। हालांकि जमात इस्लामी तो पूरा पाकिस्तान भक्त हैं ये लोग, मतलब ये पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं सोच सकते, तो पाकिस्तान भक्त हैं, लेकिन अब इनके पास बांग्लादेश में ऑप्शन ही दो थे। एक तरफ या तो ये अवामी लीग को सपोर्ट कर सकते थे, दूसरी तरफ या तो ये बीएनपी को सपोर्ट कर सकते थे। अवामी लीग को ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो एक सेकुलर बांग्लादेश बनाने की बात करते थे, तो इनको बीएनपी को ही सपोर्ट करना पड़ता था। लगातार इन्होंने खालिदा ज़िया को सपोर्ट किया है। तो फाइनली जमात इस्लामी के सपोर्ट के बाद ये चेयरपर्सन बनती है बीएनपी की, और खालिदा ज़िया जो है वो शी वॉज द वन जिन्होंने शेख हसीना को वापस इनवाइट किया, मतलब बांग्लादेश में, कि आप आइए और यहाँ पर हमें किसी भी तरीके से ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको ख़त्म करना होगा, ये बहुत ऑटोक्रेटिक हो गया। और उस समय पर बांग्लादेश में 1990 के दौरान ये जो वहाँ का एक तरीके से मिलिट्री रूलर ही कह लो आप, हुसैन मोहम्मद इरशाद, उनकी गवर्नमेंट चल रही थी। तो ये दोनों खालिदा ज़िया और शेख हसीना जो है वो हाथ मिलाती हैं, दोनों अवामी लीग और बीएनपी साथ आती है, और फाइनली यहाँ पर डेमोक्रेसी बांग्लादेश के अंदर स्थापित किया जाता है। मोहम्मद इरशाद की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है, और 1991 में पहला इलेक्शन होता है बांग्लादेश के अंदर में। अब इस इलेक्शन में अगेन फिर वही फाउंडेशंस, क्योंकि दोनों पार्टी के अलग हैं, दोनों पार्टी में फिर से राइवलरी शुरू हो जाती है। खालिदा ज़िया और शेख हसीना में राइवलरी होती है, और इनके लिए एक बड़ा टर्म भी यूज़ किया जाता है, द बैटलिंग बेगम्स। फिर ये राइवलरी होती है, 1991 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं बांग्लादेश के अंदर, और वहाँ पर खालिदा ज़िया जो है वो स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। पहली बार शी वाज स्वॉर्न एज द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद 1996 में फिर से इलेक्शन होते हैं। 1996 में खालिदा ज़िया फिर से इलेक्शन जीत जाती हैं, लेकिन शेख हसीना ने इन इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया, और भी छोटी मोटी जो पार्टीज़ थी उन्होंने इस इलेक्शन को बॉयकॉट किया कि रिजल्ट्स गलत हैं, प्रशासन का इस्तेमाल करके खालिदा ज़िया ने ये चुनाव जीते हैं। तो इसके बाद खालिदा ज़िया अपने आप को सही प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट करती हैं बांग्लादेश में, जो आज आप देख भी रहे हो। बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रोविजन बनाती हैं कि इलेक्शंस के टाइम पर सारी पावर ट्रांसफर की जाएगी केयर टेकर गवर्नमेंट को, और ये केयर टेकर गवर्नमेंट एक इलेक्शन करवाएगी। उस समय उन्होंने एक केयर टेकर गवर्नमेंट 96 में फॉर्म किया, जिसका नाम और अपनी सारी पावर जो है वो उन्होंने जस्टिस मोहम्मद हबीबुर रहमान को ट्रांसफ़र किया। इस केयर टेकर गवर्नमेंट के इलेक्शंस के बाद एक बार फिर से जो बीएनपी था वो चुनाव हार जाता है और शेख हसीना जीत जाती हैं, लेकिन फिर से मतलब ऊपर नीचे लगा रहता है। खालिदा ज़िया दोबारा से जो अगला इलेक्शंस होता है वहाँ पर फिर से जीत करके आती हैं 2001 में, और वो इस टर्म में फिर से प्राइम मिनिस्टर बनती है। तो वो 3 बार शी वाज स्वॉर्न एज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो इन्हीं दोनों के बीच में ये पूरा जो पावर स्ट्रगल है वो चलता रहता है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि इस दौरान जब खालिदा ज़िया पावर में थी, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जमात इस्लामी और कुछ और इस्लामिक ऐसे एलाइज का बड़ा सपोर्ट उनको मिलता था। तो उनके सेकेंड टर्म में क्या हुआ था कि बहुत बड़ा एक जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन था वो शुरू हो चुका था बांग्लादेश के अंदर। कहते हैं कि दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ टेररिज्म इन बांग्लादेश। बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स जो है बांग्लादेश में सेफ हेवन भी पाने लगे, बहुत रेडिकल इस्लामिस्ट जो हैं वो खुल करके बड़ा मुखर होकर के सामने भी आने लगे, और इसका इम्पैक्ट बांग्लादेश में दिखना शुरू हुआ। फाइनली 2004 में एक पॉलिटिकल रैली हो रही होती है शेख हसीना की। उस पॉलिटिकल रैली में ग्रेनेड से हमला करते हैं रेडिकल इस्लामिस्ट, क्योंकि वो शेख हसीना को वापस गवर्नमेंट में नहीं आने दे सकते थे, बिकॉज शी वॉज एस्पायरिंग फॉर अ सेकुलर बांग्लादेश, और उनकी पार्टी एक सेकुलर बांग्लादेश बनाना चाहती है।
तो पूरा ग्रेनेड से वहाँ पर पूरा हिट करते हैं और लगभग 500 लोग उससे प्रभावित होते हैं। जो आधिकारिक आंकड़े हैं 20 लोग के मारे जाने के हैं, लेकिन ये ज़्यादा लोग उसमें मरे थे। और फाइनली प्रेशर पड़ता है खालिदा जिया के ऊपर बहुत ज़्यादा, और इतनी इंस्टेबिलिटी हो जाती है बांग्लादेश में कि फाइनली एक केयर टेकर गवर्नमेंट वहाँ पर आर्मी बैक करती है और एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है। और वो इंटरिम गवर्नमेंट 2006 में दोनों लीडर्स को, यानी कि शेख हसीना और खालिदा जिया, दोनों को जेल भेज देती है। लेकिन एक साल बाद ये दोनों जेल से बाहर आती हैं और 2008 में जनरल इलेक्शंस होते हैं बांग्लादेश का। और इस जनरल इलेक्शंस में स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ शेख हसीना जीत जाती हैं। और कहते हैं कि खालिदा जिया का जो पूरी पावर का अंत है वो वहीं से शुरू हो चुका था, क्योंकि खालिदा जिया ये चुनाव इसलिए हारी क्योंकि जमात के खिलाफ भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, और जमात को बैन भी करने में बहुत बड़ा रोल उनका खुद का ही रहा था, क्योंकि वो अपनी इमेज बचाना चाहती थी। और जमात इस्लामी के कैडर की वजह से ही बीएनपी चुनाव जीतती थी, तो इसलिए खालिदा जिया की वहाँ से डाउनफॉल शुरू हुआ और वो दोबारा कभी पावर में नहीं आ पाई। उसके बाद से 2009 से लगातार शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम इसीलिए बनती रही, क्योंकि अवामी लीग का कैडर बीएनपी को ओवरपावर कर दिया, क्योंकि बीएनपी जमात के बिना कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हालांकि खालिदा जिया ने बहुत बड़े बड़े आरोप भी लगाए। खालिदा जिया ने कहा कि 2014 के इलेक्शंस में रिगिंग की गई है शेख हसीना द्वारा। फिर 2024 के भी इलेक्शंस उन्होंने बॉयकॉट किए। ये दोनों इलेक्शंस को बॉयकॉट किया उन्होंने, लेकिन फाइनली 2024 में जब शेख हसीना को छोड़ना पड़ता है बांग्लादेश, उसके बाद खालिदा जिया को माना जा रहा था कि ये पीएम बनेंगी, लेकिन इनकी तबीयत लगातार ख़राब 2024 के बाद से ही ख़राब रहने लग गई थी। तो फाइनली तारिक रहमान अब सब्स्टिट्यूट के तौर पर बीएनपी पार्टी को रूल करेंगे, मतलब उसके चेयरपर्सन 100% बनेंगे ही वो, और वही उस पार्टी को चलाएंगे। एंड ही इज़ नाउ द फेस ऑफ बांग्लादेश, कि क्या वो बांग्लादेश के पीएम बन सकते हैं। भारत के अगर लिहाज से देखा जाए तारिक रहमान का पीएम बनना क्या सही है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये पार्टी हमेशा भारत के खिलाफ काम करती रही है, करेगी भारत के खिलाफ, क्योंकि वो पार्टी के जो फाउंडेशंस हैं वो उसी चीज़ पर बेस्ड हैं भारत के खिलाफ में। दूसरी पार्टी की बात करें नेशनल सिटीजन्स पार्टी की, वो तो और भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है अगर वो पावर में आते हैं। तो ये जो पावर पॉलिटिक्स है बांग्लादेश में, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और उसमें ये खालिदा जिया का मरना एक बड़ा इवेंट माना जा रहा है। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।